हमने परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन किया, परंपरागत उत्पादों का अध्ययन किया, समसामयिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया, समसामयिक उत्पादों का अध्ययन किया, व्यवहारवाद का अध्ययन किया, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। हमने इससे पहले अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से पूर्व, अंतर अनुशासनात्मक उपागम से पूर्व, अंतर विषयक उपागम से पूर्व, हम साधारण भाषा में अंतर अनुशासनात्मक को अंतर विषयक भी कह सकते हैं। अंतर विषयक यानी कि एक विषय का दूसरे विषय से अध्ययन। तो ये तो हमारे इससे पूर्व अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, अंतर विषयक दृष्टिकोण है, अंतर विषयक उपागम है। इससे पूर्व हम परंपरागत, समसामयिक, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन कर चुके हैं। इसमें परंपरागत को छोड़ के, परंपरागत के अलावा तीनों दृष्टिकोणों में, तीनों उपागमों में, तीनों थ्योरियों में, तीनों सिद्धांतों में एक बात निश्चित हो गई थी कि हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अंतर विषयक अध्ययन अति आवश्यक है। अंतर विषयक अध्ययन मतलब हमें दूसरे विज्ञान के, दूसरे समाज विज्ञान के अध्ययनों का करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अंतर विषयक अध्ययन को समझने के लिए सबसे पहले अल्फ्रेड ग्रेजिया की परिभाषा को समझना होगा। अल्फ्रेड ग्रेजिया क्या कहते हैं? अल्फ्रेड ग्रेजिया कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान के झगड़ालू परिवार का एक सदस्य है। समाज विज्ञान में कौन कौन शामिल है? समाज विज्ञान में मोटे तौर में कौन कौन शामिल है? समाज विज्ञान में शामिल है राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, मानव भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, व अन्य समाज विज्ञान के सदस्य या अन्य सामाजिक विज्ञान। तो अल्फ्रेड ग्रेजिया यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान के झगड़ालू परिवार का एक सदस्य है। झगड़ालू मतलब आपस में विचारों की बात, आपस में विचारों का आदान प्रदान। तो ये उस झगड़ालू परिवार का सदस्य है जिसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, मानव भूगोल, अर्थशास्त्र इस परिवार के सदस्य है। इस परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं? राजनीति विज्ञान, इतिहास, मानव भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञान। समझिए, राजनीति विज्ञान खुद राजनीति विज्ञान की भांति, खुद राजनीति विज्ञान की भांति इस परिवार का अन्य प्रत्येक सदस्य है। इस परिवार का अन्य सदस्य, इस परिवार मतलब समाज विज्ञान का अन्य सदस्य इस परिवार को अपने स्थान और भविष्य के अंतर्गत, स्थान और भविष्य के अंतर्गत एक विज्ञान के रूप में अपनी स्थिति के प्रति आश्वस्त नहीं है। प्रत्येक विज्ञान राजनीति विज्ञान की तरह दूसरे विज्ञान भी अपने स्थान और अपने भविष्य के अंतर्गत विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए आश्वस्त नहीं है कि किसी भी सदस्य को निजी कक्ष, किसी भी सदस्य को निजी कक्ष प्राप्त नहीं है। कोई भी सदस्य इस बात के लिए ऐसा नहीं है कि जो सदस्य अपने आप में परिपूर्ण हो। इसका मतलब होता है कि कोई भी सदस्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं है और प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों की पोशाक को पहनने की आदत रखता है। प्रत्येक सदस्य अन्य विज्ञान की पोशाक को पहनने की आदत रखता है। जैसे राजनीति विज्ञान का इतिहास से संबंधित क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना। मानव से संबंधित क्या है? मानव के व्यवहार को समझना। भूगोल से संबंधित क्या है? भौगोलिक पृष्ठभूमि को समझना।
अर्थ से संबंधित क्या है? अर्थ के व्यवहार को समझना। समाज से संबंधित क्या है? समाज के व्यवहार को समझना। मनोविज्ञान से संबंधित क्या है? मन के व्यवहार को समझना। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य की पोशाक पहनने की आदत है, अर्थात दूसरे सदस्य को समझने की आदत है, अर्थात द्वितीय सदस्य की भाषा को समझ पाता है, अर्थात द्वितीय जो विषय है उसके विचार को अधिग्रहण करता है। अल्फ्रेड गेरिजिया के बाद हम बात करते हैं अंतर अनुशासनात्मक उपागम की प्रस्तावना की। अंतर अनुशासनात्मक उपागम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ इसकी विचारधारा का जन्म हुआ? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज में विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है। जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? आर्थिक, राजनीतिक, समाज के ये 3 क्षेत्रों में आदमी रहता है। आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। मनुष्य समाज की ऐतिहासिक, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, और समाज में रहता है तो समाज के विभिन्न क्षेत्र उसे प्रभावित करते हैं, और जो विभिन्न क्षेत्र है उनके सबके अलग अलग पहलू हैं। अलग अलग पहलुओं में समाज में विज्ञानों में मनुष्य का जुड़ाव समाज से होता है, क्योंकि समाज में सब जो पहलू है वो एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए समाज शास्त्र भी एक दूसरे के किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। राजनीति विज्ञान तमाम सामाजिक विज्ञानों में केवल एक विषय के रूप में इसका अध्ययन क्षेत्र राजनीति में या राज्य से संबंधित माना जाता है, ऐसा राजनीति विज्ञान है, किंतु समाज विज्ञानों से वह जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी से पहले, 18वीं शताब्दी से पहले समाज विज्ञान अलग अलग नहीं थे। समाज का अध्ययन दर्शन से जुड़ा था। हम शुरू में कहते थे कि वो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। दर्शन में क्या था? सभी जो अध्ययन, सभी समाज विज्ञान थे, समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन होता था। 18वीं शताब्दी में फिजियोथेरेपिस्ट एडम स्मिथ ने राजनीति और अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय दिया। जो हमारा दर्शन शास्त्र था, जो हमारा दर्शन शास्त्र था 18वीं शताब्दी से पूर्व, जिसमें इन सभी का अध्ययन किया जाता था। एडम स्मिथ ने दर्शन शास्त्र के 18वीं सदी में दर्शन शास्त्र से राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र को अलग रूप दिया, अलग अध्ययन विषय बनाया। यानी 18वीं सदी तक हमारे सारे पहलू थे, ये जो समाज से जुड़े हुए सारे पहलू थे, ये सारे के सारे पहलू दर्शन शास्त्र में अध्ययन किया जाता था। एडम स्मिथ ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी में जाके इनमें से 2 विज्ञानों को, 2 जो हमारे राजनीति विज्ञान थे, राजनीति विज्ञान और शास्त्र को अलग अध्ययन दिया। तो इसलिए 19वीं सदी में इसमें विरोध की आवाज उठने लगी। फिर समाजशास्त्र को जन्म दिया, समाजशास्त्र का जन्म ऑगस्ट काम्टे ने लिया। ऑगस्ट काम्टे को इसका जन्म, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उनके अनुसार तमाम सामाजिक घटनाएं मूल रूप से परस्पर जुड़ी हुई। ऑगस्ट काम्टे, समाजशास्त्र के जन्म ऑगस्ट काम्टे के अनुसार समाज की सारी घटनाएं परस्पर इन सभी चीजों से आपस में जुड़ी हुई है, और जब इन सभी चीजों से आपस में जुड़ी हुई है तो हमें क्या है, इनका सबका सामूहिक अध्ययन करना पड़ेगा। ऑगस्ट काम्टे, जिनको समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, उन्होंने कहा कि समस्त सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, किसी का पृथक रूप से अध्ययन करना बेकार माना। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने भी इस बात पर जोर दिया। कार्ल मार्क्स ने भी यह बात कही कि सामाजिक घटनाओं का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक घटनाएं एक दूसरे पर आधारित रहती हैं।
एक दूसरे से संबंधित रहती है। मार्क्स तमाम सामाजिक घटनाओं की एकता पर चलते हैं, यानी ऑगस्ट काम्टे, मार्क्स, एडवर्ड थॉमस, सभी जो समाजशास्त्र के विद्वान हैं, सभी जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक बात निश्चित कह दी कि सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए सभी का अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए। मुख्यतः 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक समाज विज्ञान का स्थान अनेक समाज विज्ञान के महत्व देता है। सामाजिक संगठन की जटिलता, जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनकी जटिलता को देखते हुए समाज विज्ञान को विभिन्न विषयों में बांटने का अनुमोदन किया गया कि जब वो सारों को एक दर्शन में करते थे तो उनका अध्ययन जटिल हो जाता था। अध्ययन की जटिलता को दूर करने के लिए, अध्ययन को ठीक से समझने के लिए बांटने का काम किया गया। समाज की जटिलता को देखते हुए समाज विज्ञान के तमाम तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसलिए समाज विज्ञान के अनेक अनुभाग किए गए जिसने सामाजिक अनुसंधान का काम आसानी से किया। नेक्स्ट हमारा जो चलता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अंतर अनुशासनात्मक उपागम। अंतर अनुशासनात्मक उपागम। इंटरडिसिप्लिनरी अर्थात अंतर विषयक अर्थात अंतर अनुशासनात्मक एक ही बात कि हमें अंतर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वो तो 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात थी कि ऑगस्ट काम्टे, एडवर्ड स्मिथ और कार्ल मार्क्स ने इस बात को स्पष्ट किया कि हमें सभी विज्ञानों की जटिलता को समझने के लिए अलग अलग अध्ययन करना होगा, पर लेकिन सभी का साथ करने से अंतर अनुशासनात्मक उपागम होगा। अंतर अनुशासनात्मक उपागम में जो नई दिशा उभरी, नई बात आई, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर अनुशासनात्मक उपागम आया, जिसका मतलब ये था कि एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करने वाले अध्येता दूसरे विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाया। अंतर अनुशासनात्मक का मतलब क्या है? एक जो विशेष सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करता है, एक अध्येता अनुसंधान करता, एक विशेष सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करता है, वो जो अध्येता है, जो विद्वान है, जो राजनीतिज्ञ है, जो समाजशास्त्री है, जो इतिहासकार है, कोई भी चाहे अर्थशास्त्री, वो जो एक विशेष समाज विज्ञान का अध्ययन करने वाला अध्येता है, वो दूसरे समाज विज्ञान से तालमेल बनाकर काम करे। वो दूसरे समाज विज्ञान से तालमेल बनाकर अध्ययन करे, इसे हम अंतर अनुशासनात्मक उपागम कह सकते हैं। अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है। कौन सी बात स्पष्ट हो चुकी है? कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम क्या है, कि समाज विज्ञानों का निश्चित रूप से अलग अलग अध्ययन फलदायी नहीं है। हम किसी भी समाज विज्ञानों का निश्चित रूप से जो अध्ययन है अलग अलग फलदायी नहीं होता। समाज के जो सभी पहलू है वो एक दूसरे से जुड़े हैं। अर्थ समाज से जुड़ा है, इतिहास से जुड़ा है, इतिहास समाज से जुड़ा है, अर्थ से जुड़ा है, मानव व्यवहार से जुड़ा है। ये सब व्यवहार एक दूसरे से अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसलिए एक अध्ययन में वो अध्ययन पूर्ण नहीं हो पाता। समाज विज्ञान में व्यवहार के बाद के जन्मवाद के बाद ये बात और स्पष्ट हो, जैसा मैंने शुरू में बताया कि परंपरावाद को छोड़कर सभी में अंतर्विषय की बात कही गई है। तो व्यवहारवाद के बाद ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई कि सभी समाज विज्ञानों का अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि उन सब का अंतर्विषय अध्ययन होना चाहिए।
आजकल क्या है, राजनीति विज्ञान को एक अनुभववादी विज्ञान के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की गई है और अनुभववादी इस आधार पर व्यवहारवादी अध्ययनों की प्रवृत्ति स्पष्ट होती जा रही है। मानवीय अध्ययन की संस्थाएं क्या है, आजकल की जो विचारधारा है उसमें कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में मानव अध्ययन है उसको हम राज्य सरकार के अंग को महत्व न देकर मानव हम राज्य सरकार या उस राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को महत्व न देकर हम मानव समाज संस्थाओं को बराबर अध्ययन मानते हैं। मानव का सामाजिक व्यवहार केवल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं होता। मानव का कोई भी व्यवहार है वो सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य भी प्राप्त नहीं करता, वो आर्थिक उद्देश्य भी चाहता है, वो ऐतिहासिक उद्देश्य भी चाहता है, वो सामाजिक उद्देश्य भी चाहता है। इसलिए वो सारे के सारे जो उद्देश्य है उन सब उद्देश्यों का सबका जो अध्ययन करना है वो अंतर अनुशासनात्मक बनाया जाता है। ये सब चीज़ों के बीच जो अध्ययन है, तालमेल का अध्ययन है, ये अंतर अनुशासनात्मक विद्या है। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण को हम संपूर्ण राजनीति विज्ञान नहीं मान सकते। राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक की 3 विचारधाराएं हैं। राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक की 3 विचारधाराएं हैं, 3 दृष्टिकोण, 3 विचारधाराएं, 3 विचारधाराएं राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की 3 विचारधाराएं हैं। तीनों विचारधाराओं में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि हम किस प्रकार से अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, अंतर विषय का दृष्टिकोण करेंगे। नंबर 1 आता है परंपरावाद, नंबर 1 आता है परंपरावादी अर्थात क्लासिक, नंबर 1 आता है परंपरावादी अर्थात क्लासिक दृष्टिकोण। नंबर 2 आता है व्यवहारवादी अर्थात बिहेवियरिज्म। 3 आता है मार्क्सवादी, मैक्सिज्म। 3 दृष्टिकोण, 3 विचारधाराएं अंतर विषय से संबंधित आती है। नंबर 1 आता है परंपरावादी, नंबर 2 आता है व्यवहारवादी, नंबर 3 आता है मार्क्सवादी। परंपरावादी दृष्टिकोण या क्लासिक दृष्टिकोण से हमारा क्या अभिप्राय है? परंपरावादी दृष्टिकोण या क्लासिक दृष्टिकोण से हमारा क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि किसी विषय विशेष के परंपरा क्या थी? तथ्य तकनीक उपलब्धियां, तथ्य तकनीक उपलब्धियां। परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार कि अंतर अनुशासनात्मक की धारणा का अभिप्राय है कि किसी विषय विशेष को अन्य विशेष के तथ्यों की तथ्य तकनीक और उपलब्धियों की सहायता से हम क्या करते हैं? उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, उसे मजबूत करने का प्रयास करते हैं। एक विषय दूसरे विषय से तकनीकों को उधार नहीं लेना है, उसको आत्मसात करना है। इसका मतलब उधार नहीं है, आत्मसात अर्थात हमें उसके अंदर तक पूर्ण रूप से समझना है, उसे हमें उसके अंदर तक समझना है, आलोचनात्मक दृष्टि से समझाना है, स्रोतों को कर्तव्यता से समझता है। उदाहरण के लिए इस दृष्टिकोण से तथ्य तकनीकों की सहायता से उपलब्धियों से हम राजनीति विज्ञान को दूसरे विषयों से मजबूत करना चाहते हैं। उधार नहीं लेना है, आत्मसात करना है, तालमेल करना है, समन्वय करना है, कोऑर्डिनेट करना है। ये इसमें मुख्य बात कही गई है। परंपरागत हम बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम सोच सकते हैं
कि हमें राजनीति विज्ञान में अर्थशास्त्र के तरीकों को अपनाना है, अर्थशास्त्र का प्रवेश करवाना है। तो अर्थशास्त्र की मुख्य बातें क्या होती है, भूमिका होती है। अर्थशास्त्र का मुख्य टॉपिक क्या होता है, अर्थशास्त्र की तकनीकों को राजनीति शास्त्र में जोड़ना है, अर्थशास्त्र की तकनीकों को राजनीति शास्त्र में समझना है। तो उसके लिए हमें अर्थ को राजनीति शास्त्र में प्रवेश करवाना होगा, अर्थ को राजनीति शास्त्र में करवाना होगा। अगर इसी प्रकार हमें दूसरी धारणाएं, भूमिका, संस्कृति और समाजीकरण, भूमिका, संस्कृति और समाजीकरण, ये तीन धारणाएं किसमें आती हैं, ये तीन धारणाएं हमारी समाजशास्त्र में आती है। अगर हमें राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र के व्यू से पढ़ना है, सामाजिक व्यू से समझने की कोशिश करना है, तो हमें इन तीनों चीजों के बारे में अध्ययन करना होगा, भूमिका के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाजीकरण के बारे में। बस एक बात मुझे समझ लीजिए, परंपरावादी दृष्टिकोण में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी विषय को समझने के लिए हमारा अभिप्राय यह है कि दूसरे विषय से हमारे राजनीति विज्ञान को समृद्ध बनाया जाए, और समृद्ध बनाने के लिए नई नई तकनीकियों को लेना होगा। और नई नई तकनीकियों को लेते हैं तो नई नई तकनीकी का मतलब तथ्य, तकनीक और उपलब्धियां, वो दूसरे जो समाज विज्ञान है उसकी उपलब्धियों को उधार नहीं लेना है, उनको राजनीति विज्ञान में आत्मसात करना है, उनको राजनीति विज्ञान में आत्मसात करना है। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे।